तो दोस्तों, जैसे कि हम पांचवा पाठ कर रहे थे और पांचवा चैप्टर जो था हमारा वो चल रहा था क्या किताबें हमें मतलब क्या बताती है किताबें हमें और खबरें। ये चैप्टर चल रहा था हमारा। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों की बात की जा रही है यहाँ पे। कौन कौन से शब्द हैं जो, और बात करें तो पहले क्या था, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान आदि के आधार पर किया जाता था। तो ऐसे ही आप देखोगे दो समूह दिखाए गए हैं हमें। दो समूह दिखाए गए हैं। एक पुरोहित पुरोहित या ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। ठीक है, लोगों की विशेषता बता रहे हैं। ये क्या करते थे, ये यज्ञ करते थे या फिर क्या करते थे, पूजा करते थे, पूजा पाठ अनुष्ठान ये सब चीज़ें करते थे। और दूसरा जो दिखाया गया है वो है राजा। ये राजा आज के राजाओं से भिन्न थे। ये कोई युद्ध नहीं करते थे, कोई इनके पास राजधानी नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, ना ही इनका क्या था, ना इनका बेटा शासक बनता था। ये अलग तरह के राजा थे। जैसे कि एनसीईआरटी में बताया गया है, सिर्फ इसमें यही बताया गया है कि इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता था, ये सिर्फ नाम के राजा थे। उसके बाद बात करें तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। जनता, एक जनता होती है, जनता या समुदाय के लिए भी दो शब्द प्रयुक्त होते थे। पहला शब्द होता था, आप जानते हैं, ठीक है ना, एक शब्द था जन, दूसरा था विस। एक जन था, दूसरा विस। विस का मतलब क्या होता है और जन का मतलब क्या होता है ये उसमें बताया गया है। विस जिसमें वैश्य शब्द निकला, ठीक है ना, विस से ही क्या निकला है, वैश्य शब्द निकला है। वैश्य, जो आज का वैश्य शब्द है वो किससे निकला है, विस से निकला है। बात करें तो ऋग्वेद में विस और जन, ठीक है ना, विस और जनों के नाम मिलते हैं। इसमें हमें पुरुजन या विषजन, भरतजन या विषजन या यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है ना, विषजन क्या मिलते हैं, विषजन हो गया, भरतजन हो गया। ऐसे कितने ही शब्द मिले हैं इसमें, ऋग्वेद में हमें मिले हैं। जो बात करें तो इसके बाद ये हमारा यहीं पे उल्लेख मिलता है, तो ये यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक चलता है तो वो चलता है जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, मतलब जो हमने प्रार्थनाएं बताई थी उनके बारे में बता रहा है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचनाएं की वे कभी कभी खुद को क्या कहते थे, खुद को आर्य कहते थे। जो प्रार्थनाओं की, वो आपने देखा होगा ऋग्वेद। अब देखिए ऋग्वेद में किस तरीके से बांटा गया है। जो प्रार्थना की स्थापना करी, जो पढ़े लिखे थे उस समय पे, वो अपने आप को क्या कहते थे, आर्य कहते थे। लेकिन जो उनके विरोधी थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे या फिर जो ऋग्वेद के विरोधी थे, उनको क्या कहा है, दास्यु या दास। ये दास आज के दास से अलग हुआ करते थे। बात करी जाए तो ये यज्ञ नहीं करते थे, इस कारण इन्हें दास्यु कहते थे। परंतु आज दास की जो डेफिनेशन है या फिर परिभाषा है वो बदल चुकी है। उस समय पे क्या, दास क्या होता है, दास का मतलब होता है गुलाम, या फिर स्त्री दास भी होती है, पुरुष दास भी होता है। यानी कि हम जिसे खरीद लेते हैं, वो जो हमारा बंदी होता है, यानी हमारे एक तरह से जायदाद का भाग होता है, वो हमारी हर बात मानेगा, उसे क्या कहते हैं, गुलाम कहते हैं, गुलाम या दास कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो ये सब नहीं करता था, वो बस क्या, ऋग्वेद का पाठ नहीं करता था, बस इतना ही था। उसके बाद बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चला है वो चलेगा महापाषाण। ये महापाषाण क्या है, बात करें तो महापाषाण यानी कि महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर यानी कि बड़ा पत्थर, बड़े पत्थरों का काल नहीं है इस समय पे, ये मतलब काल नहीं है, ये सिर्फ एक बताया गया है महापाषाण क्या होता है। दरअसल क्या होता था पहले, जब क्या होता था, डेड बॉडी को दफनाया जाता था, यानी शरीर को दफनाया जाता था, तो उस पर क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, ताकि
उसे ढक दिया जाता था, उस समाधि को अच्छे से पत्थरों से ढक दिया जाता था, उन्हें महापाषाण कहा जाता था। बात करें इस तरह की कब्रें कहाँ से मिली, ये एक कब्र है महापाषाण। इस तरह की कब्र, लगभग इस तरह की कब्र की प्रथा जो मिली है वो 3000 साल पहले मिली है। 3000 साल पहले शुरू हुई थी, पहले शुरू हुई। और बात करें तो ये दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, जैसे कि बुर्ज होम आपको पता ही है उदाहरण, और दक्षिण में भी कुछ मिले हैं। तो बात करें कुछ महापाषाण जमीन के अंदर मिलते हैं, जमीन के अंदर अंदर, और कुछ क्या मिलते हैं जमीन के बाहर मिलते हैं, बाहर, जमीन के बाहर मिलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, जमीन के अंदर और जमीन के बाहर मिलते हैं। बात करें तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं मृतकों को खास मिट्टी के अंदर। जैसे ये कब्र होती थी तो मृतक जो होता था उसको क्या करते थे, खास मिट्टी के बर्तन हो गया या फिर वगैरह वगैरह चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। साथ में घोड़ों की नाल, हथियार, ये सब चीज़ें साथ में होती थी। एक चीज़ बता दें, पुरातत्व यह मानते हैं कि कंकाल के साथ कई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी, ऐसा माना जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कब्र की तुलना क्या होता है, कब्र में, एक कब्र में आप देखोगे कब्र में कि बहुत ज़्यादा सामान मिला है, सामान सोने के मनके मिले हैं जैसे, और एक कब्र में क्या मिल रहा है सामान, जैसे कि मिट्टी का एक घड़ा मिला है, ज़्यादा सामान नहीं मिला है। मतलब एक में तो काफ़ी कुछ मिल गया, एक में कुछ नहीं। तो इससे क्या पता लगाया जाता है कि उस समय के लोग भी अमीर गरीब रहे होंगे। क्या रहे होंगे, अमीर और गरीब रहे होंगे, गरीब, अमीर गरीब रहे होंगे। दूसरा उसके बाद बात करें तो एक जगह पे ऐसी मिली है कि वहाँ पे अधिक कंकाल मिले हैं, अधिक कंकाल मिले हैं। तो उससे क्या पता चलता है, मतलब एक ही कब्र में बहुत सारे कंकाल मिले, उससे ये पता चलता है, शायद माना जाता है कि वहाँ पे क्या होगा, वो एक पूरा परिवार होगा और एक ही कब्र में दफनाया गया होगा, यानी कि पूरे परिवार को एक ही कब्र में दफनाया गया होगा। फिर उसके बाद बात करें तो गोलाकार, वे कब्रें गोलाकार होती थी ताकि क्या होता था, जैसे ही कोई उस परिवार में मरता होगा तो उसमें एक होल होता था, उसके द्वारा उसे अंदर डाल दिया जाता था। तो ये इस तरह से क्या होता है, एक से अधिक बहुत सारी क्या मिलती थी, एक कब्र में बहुत सारी डेड बॉडी मिल जाती थी। ठीक है। और बात करें तो एक इनाम गांव के बारे में बताया है, इनाम गांव, इनाम गांव, इनाम गांव की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, ये भीमा की सहायक नदी के पास पड़ता है। भीमा की सहायक नदी, सहायक नदी है, सहायक नदी घोड़, ठीक है ना, घोड़, घोड़ एक सहायक नदी क्या है, घोड़। उसके किनारे पर एक जगह है जिसका नाम क्या है, इनाम गांव, इनाम गांव है। ये कब से कब तक यहाँ पे लोग कब रहते थे, इस इनाम गांव में लगभग कब रहे होंगे, तो 3600 से लगभग 2700 साल पहले रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, रहे होंगे। इसमें क्या हुआ, एक वयस्क लोगों को क्या करते थे, प्राय गड्ढों में सीधा लिटा देते थे। क्या करते थे, गड्ढों में सीधा लिटा देते थे और सिर उत्तर की ओर। मान लीजिए ये क्या है, ये डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी है, इसका सिर किधर को होगा, सिर उत्तर की ओर होगा, ये उत्तर मान लीजिए। ठीक है। और इसे गड्ढे के अंदर दफना दिया गया, इसे क्या करते हैं, गड्ढे के अंदर दफना दिया गया। एक जगह मिलती है, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन के बीचों बीच दबाया गया, ऐसा बताया गया है इसमें। और इसके बाद बात करें तो बस्ती के बीच में बसा यह गांव था, एक घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। ठीक है। और इस घर के एक अनाज का गोदाम भी था, इस घर में क्या था, अनाज का गोदाम भी था। और सबके पैर कैसे थे, डेड बॉडी के पैर मुड़े हुए थे, मुड़े हुए थे, ये भी बताया गया। तो गांव के बीचों बीच पाया गया। दूसरा क्या, सिर उत्तर की ओर था। तीसरा ये था पाँव मुड़े हुए थे। और इसके इसमें क्या पाया गया, एक अनाज का गोदाम भी पाया गया। बात करें तो उस समय के लोग क्या काम धंधे करते थे, तो पुरातत्वविदों को क्या मिला उस समय पे, चावल, जौ वगैरह वगैरह, मतलब इन चीज़ों का तो करते थे। चावल, जौ हो गया, मटर हो गया, तिल हो गया, इनके बीज मिले तो इससे पता चलता है कि खेती तो करते ही थे। साथ में कटी हुई हड्डियाँ मिली, जिससे पता चलता है, कटी हुई हड्डियाँ, जिससे क्या पता चलता है, ये मांस भी खाते थे, मांस भी खाते थे। और इन्होंने क्या, भैंस, बकरी आदि चीज़ों का भी पालन कर रखा था। और जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी चीज़ें भी एकत्रित की जाती थी और उन्हें भी खाया जाता था। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो हमारा चलेगा वो चलेगा
राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।